नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चंदौली से इस वक्त की, जहां पुलिस जवानों के साथ मारपीट की घटना पेश आई है। गुस्साए लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है पुलिस जवानों को। ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत हुई थी, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। चंदौली का यह पूरा वाकया है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों पर आरोप लगा है पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट का। आरोप है कि पुलिस कर्मचारियों ने ट्रैक्टर चालक को जानबूझकर भगाया, और इसी के बाद जो आसपास के ग्रामीण थे वो नाराज हुए और गुस्साए लोगों ने पुलिस कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। चंदौली की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से माहौल गरमाया हुआ है। पुलिस की विभिन्न गाड़ियां यहां नजर आ रही हैं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं, तो साथ ही साथ बड़ी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा है। और आरोप पुलिस के ऊपर है कि ट्रैक्टर चालक जिसने एक युवक की, जिसकी टक्कर से मौत हुई है युवक की, उसको भगाने का आरोप पुलिस के ऊपर लगा है, और जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। चंदौली से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, आखिरकार क्या कुछ ये पूरा प्रकरण है? बताया जा रहा है पुलिस पर आरोप लगा ट्रैक्टर चालक को भगाने का, और उसके बाद जो मौके पर मौजूद लोग थे उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की है। जी, मैं बता दूं कि जी आपको कि ये पूरा वाकया कोतवाली चकिया क्षेत्र का है। चकिया क्षेत्र के मंगरोर गांव का है। कल देर रात को ट्रैक्टर माटी लेके जा रहा था, जिसमें एक 18 वर्षीय बालक उस ट्रैक्टर के चपेट में आ गया। चपेट में आने से उसकी वहीं पे दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद लोगों ने उसका शव लेकर रोड को जाम कर दिया और ट्रैक्टर को वहीं पे पकड़ के रखा था। लेकिन पीआरबी सूचना के बाद वहां पे तत्काल पीआरबी पहुंची। पीआरबी ने लोगों को समझाया बुझाकर ट्रैक्टर उसी समय वहां से निकल गया। लोगों को लगा कि पीआरबी लेकर निकल गया। उसके बाद वहीं पर पीआरबी में सवार 2 पुलिस वालों को काफी दौड़ा दौड़ा के मारा पीटा गया है। हालांकि बाद में सीओ चकिया पहुंचते हैं, लोगों को शांत कराते हैं। उसके बाद लोग शांत होते हैं और रोड को जाम को खत्म करते हैं। जी धर्मेंद्र, जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं, कल शाम की तस्वीरें लग रही हैं, अभी तक इस मामले में काफी समय गुजर चुका है, क्या कुछ जानकारी पुलिस ने दी है? और जो आरोप लगाया गया है उसको लेकर तमाम लोगों का क्या कुछ मानना है अब? जी, मैं बता दूं कि ये काफी देर रात का तस्वीर है, करीब कल 12 बजे रात का। उसके बाद मेरा सीओ चकिया से बात हुआ था, तो सुबह तो इंस्पेक्टर चकिया द्वारा सीधे से नकार दिया गया था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि धीरे धीरे वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लगा। उसके बाद इस पर चकिया सीओ ने अधिकारी बाइट तौर पर अधिकारी बाइट दिया है। उसने कहा कि इस पर जांच किया जा रहा है, जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र सिंह आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चंदौली से बड़ी खबर, पुलिस प्रशासन पर आरोपी ट्रैक्टर चालक को जानबूझकर भगाने का आरोप लगा है, और उसके बाद तमाम लोगों ने शव मौके पर रखकर जाम भी लगाया, भीड़ भी इकट्ठा की। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में हैं। ऐसे में चुनावी नतीजों के बाद आज सीएम योगी ने मंत्रिमंडल की बैठक की। इस दौरान सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री समेत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से उनके विभाग कामकाज की समीक्षा की जानकारी ली। साथ ही राज्य में चल रही योजनाओं को तेज गति देने के भी निर्देश दिए। 3 महीने लगातार जो चुनाव में सभी मंत्री थे, और आगे जो है विभागों को बेहतर कैसे किया जाए, उसी पे चर्चा पर चर्चा मुख्यमंत्री जी का सुझाव दिया गया है कि आगे आप लोग लग करके बेहतर करिए। नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं, भाजपा का नुकसान हुआ नहीं, कहीं कुछ नहीं। अब उसकी समीक्षा होगी तो बताया जाएगा। ओम प्रकाश हमारे साथ बात करेंगे। 1 साल में सरकार गिर जाएगी। नहीं महाराज, विपक्ष देखिए बोलता रहता है ना, सरकार नहीं बनेगी, बन गई। अब सरकार बन गई तो अब शुरू किए हैं कि गिर जाएगी, फिर 5 साल सरकार चलेगी, तब उनको तब क्या कहेंगे।
कहाँ वहाँ किस तरह से तैयारी करेंगे आप? उसकी समीक्षा करेगा संगठन, तब बताएंगे। सर क्या जिम्मेदारियां मिली बैठक में, क्या कुछ रहा, कहाँ है? नहीं, बैठक में चर्चाएं हुई हैं और जो मंत्रिमंडल के सदस्य चुनाव जीते हैं लोकसभा का, उनको पूरे मुख्यमंत्री जी और माननीय सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बधाई दी। सर कल प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं, एनडीए के नेतृत्व में किस तरह से विकास कार्य किए जाएंगे? बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए सरकार कल शपथ लेने वाली है और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, देखिए 3 महीने बाद सभी लोग वापस लखनऊ आए हैं। चुनाव में व्यस्तता के कारण सब अपने अपने क्षेत्रों में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बुलाया था, सभी विभागों की समीक्षा हुई है, भर्ती प्रक्रिया को तेज़ करने के निर्देश मिले हैं और साथ ही साथ जो विभागों में जो अब काम होने हैं, जो बजट अलॉटमेंट हो गया था, बजट सेशन हमारा हो गया था, उसके बाद आचार संहिता लगने के कारण काम रुक गए थे, उन कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभी बात जिन जगह भाजपा को नुकसान हुआ है लोकसभा क्षेत्र में, उस पर किस तरह से काम किया जाएगा? नहीं, देखिए अभी देखिए पार्टी अपने स्तर पे उसकी समीक्षा कर रही है कि हमें कहाँ नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है, उसकी समीक्षा चल रही है। फिलहाल अभी क्योंकि केंद्र में नई सरकार का गठन हो रहा है तो सब उसमें व्यस्त हैं। उसके बाद पार्टी अपने स्तर से पूरी समीक्षा करके करेगी और निश्चित तौर पे देखिए मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं जहाँ भी अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उसमें निश्चित तौर पर सुधार होगा। प्रधानमंत्री जी कल शपथ ले रहे हैं, एनडीए के नेतृत्व में किस तरह से विकास किया जाएगा देश? देखिए मैं तो ये कहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को जनता ने स्वीकारा है, उस पर मोहर लगाई है और तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात इसलिए भी है कि पंडित नेहरू के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री दूसरे ऐसे नेता हैं देश के जो तीसरी बार देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं। ये हम सब देशवासियों के लिए गर्व की बात है। देखिए पार्टी ने एक अच्छा, हम सब लोगों ने मिल करके पूरे संगठन ने इस चुनाव में मेहनत करी। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी ने, जो हम सब लोगों ने साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा जनमत रहा है, जो रिजल्ट रहा है, उस पर हम सब लोग मिल करके काम करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हम सब लोगों ने और बेहतर अपेक्षा की थी। जो हम सब लोगों की अपेक्षा थी उस तरह का मत हम सब लोगों को नहीं मिला है। सभी मंत्रियों से कहा है कि सभी मंत्री अपने अपने विभागों की, अपने कार्यों की समीक्षा करें और बेहतर तरीके से हम जनता तक जो हमारे विभागों की योजनाएं हैं उन योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक हम सब लोग पहुंचाएं। कोई भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको हम सब लोग समय से उसका निस्तारण करें। हम सब लोग मिल करके प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे काम करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम अपने प्रदेश को और देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम तमाम मंत्रियों की बैठक ली। बैठक उत्तर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने का एजेंडा जो हमारी योगी मोदी सरकार का था उसको और मजबूती से धरातल पे उतारना है। निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है उस नारे को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। हमारे ग्राउंड लेवल पे तमाम जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको टाइमली और पूरे सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कराना है और जनता के विकास का जो हमने बीड़ा उठाया है उसको सुनिश्चित करना है। समय से कैबिनेट 2-3 महीने तक हम लोग प्रचार में थे। उसमें से कुछ हमारे मंत्री जीत कर दिल्ली गए हैं, उन्हें बधाई देना था, प्लस विभागीय कार्य थोड़ा फिर से स्पीड पकड़वाना था और उस पर चर्चा हुई है, प्लस कुछ लोगों से सुझाव। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और कन्नौज से नवनिर्वाचित सांसद अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में 2 सांसद हैं, एक जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है और दूसरे वो जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की धांधली की वजह से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और अब समाजवादियों की जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है। हम लोकसभा में जनता के लिए संघर्ष करेंगे। रणनीति की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना, समाजवादियों का लगातार संघर्ष
रहेगा लोकसभा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। यहाँ दो तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए, एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है 2024 के चुनाव में, हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान धर्मेंद्र यादव ने अयोध्या को लेकर कहा कि अयोध्या के लोगों का बहुत बहुत आभार, लोगों ने दिखा दिया कि राम जी का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है। आजमगढ़ के लोगों का हृदय से आभार, धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बारंबार प्रणाम कि उन्होंने मुझे मौका दिया सदैव नेताजी की सरजमी पर चुनाव लड़ने का और खुद की सरजमी पर चुनाव लड़ने का। अयोध्या के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अयोध्या से हमारे सीनियर लीडर आदरणीय अवधेश जी को जिता के समाजवादियों के झंडे को बुलंद किया और ये दिखा दिया कि भगवान राम का आशीर्वाद समाजवादियों के साथ है। और बड़ी जीत थी, अगर बेईमानी नहीं करते तो और बड़ी जीत हो रही थी। तो वहीं सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी रहे माजिद अली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का झूठा भय पैदा करने से दलित समाज ने पूरे प्रदेश में गठबंधन प्रत्याशियों को वोट देकर जिताया है। इस जीत में गठबंधन नेताओं का भरम नहीं पालना चाहिए। मैं ये वजह मानता हूं कि जो आरक्षण का मुद्दा चला है कि ये 400 पार हो जाएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, इसमें किसी नेता का कोई कलाकारी नहीं है। ये जनता ने भाजपा से जो नारा चल रहे थे, उन्होंने एकजुट होके कि भाई हमारा आरक्षण ख़त्म ना हो जाए और हमारा संविधान ना बदला जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। उधर लखनऊ में अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया जा रहा है और इससे पहले विकास प्राधिकरण और पुलिस बल के नेतृत्व में पूर्व में तोड़े गए दुकानों और शोरूम के मलबे को जेसीबी की सहायता से हटाने का काम शुरू किया गया है। इस कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी से खास बातचीत की है। आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अकबर नगर में एक बार फिर से जो है आचार संहिता खत्म होने के बाद से कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है और सोमवार का दिन मुकर्रर किया गया है कि कार्रवाई एक बार फिर से यहाँ पर जो है वो फिर से शुरुआत की जाएगी। अभी हालांकि हम इस वक्त फैजाबाद रोड पर है और अकबर नगर आप जिस तरीके से देख सकते हैं पीछे मलबा उठाया जा रहा है। जो भी यहाँ पर निर्माण तोड़े गए थे, दुकानें तोड़ी गई थी, शोरूम तोड़े गए थे, वो सभी जो है उनका मलबा उठाया जा रहा है जेसीबी के जरिए। और सोमवार का दिन यानी फिर से ऐसा होगा कि अकबर नगर में जो भी अवैध रूप से बसे थे उनको सबको जो है उनके दुकानों को तोड़ा जाएगा पहले, उसके बाद जिनको विस्थापित किया जा चुका है और जिनको जो है प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान भी दिए जा रहे हैं, उनको आवंटन लेटर दिए जा रहे हैं और उनके फिर जो है मकान अब तोड़े जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष है जो पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं पूरे अभियान का, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज से एक बार फिर से जो है शुरुआत हो गई है, कहा जा रहा है कि सोमवार से फिर दोस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिलेगी अकबर नगर में, क्या स्थिति है अभी? जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उस डिसीजन को अक्षरशः पालन एनडीए ने किया है और 1657 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना अलॉट कर दिया गया है। उनको कन्वे भी कर दिया, वेबसाइट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से या हमारे कैंप में आके ले सकते हैं। अनाउंसमेंट की कार्रवाई हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं हो रही है। आज से कल तक अनाउंसमेंट की कार्रवाई या लोगों को अवेयर करने की कार्रवाई की जा रही, मौका दिया जा रहा है कि अपना सामान हटा लें और मंडे से हम लोग फिर से ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएंगे। मंडे से जो शुरुआत करेंगे, पहले टारगेट किनको किया जाएगा? मतलब पहले दुकानों को या जो जिन्होंने खाली कर रहे हैं या करने वाले हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास दिए गए हैं, उनको जो है पहले शुरुआत की जाएगी? नहीं, पहले कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हम लोग हटाएंगे, उसके बाद रेजिडेंशियल का हमने क्लस्टर बनाया है, एक उसके बाद डिमोलिश करेंगे। तो आगे कोई ऐसी कोई चुनौती है जो प्रशासन के लिए जिसको लेकर के सामना करना है? नहीं, सबको कन्विंस किया गया है, लोगों को समझाया भी जा रहा है और पर्याप्त पुलिस बल और मौजूद रहेगा, प्रशासन भी है, सभी विभाग अपना काम कर रहे हैं और लोगों को अनुरोध करके ही उनको शिफ्ट किया जा रहा है
कि वो कितने लोग रह गए जिनको आवंटन पत्र देना रह गया है बाकी? नहीं, 137 प्रकरणों में जांच चल रही है, वो भी कल तक क्लियर हो जाएगी। उनको भी हम लोग जो पात्र होंगे उनको देंगे। ठीक, बात करेंगे, धन्यवाद। तो ये थे एलडीए वीसी जिन्होंने साफ बताया कि किस तरीके से अकबर नगर में एक बार फिर से जो है कार्रवाइयों का दौर शुरू होगा। जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास के तहत जहां एक तरफ आवंटन पत्र दिया गया है और उनसे कहा जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है कि इसको तत्काल खाली किया जाए ताकि जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से सुगमता पूर्वक जो है की जा सके। इसको देखते हुए आप देखिए किस तरीके से मलबे को जेसीपी द्वारा हटाया जा रहा है। जो भी शोरूम थे यहाँ पर बड़े बड़े, उनको जो है तोड़ा गया था और तोड़ने के बाद इन शोरूम्स के जो मलबा यहाँ पड़ा हुआ था, एक बार आचार संहिता खत्म हुई है और एक बार फिर से जो है प्रशासन हरकत में आया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है और सोमवार से एक बार फिर से कार्रवाई देखने को मिलेगी। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता नरेश उत्तम पटेल ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि हम प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हैं। साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती थी, जनता ने आईना दिखा दिया। कि हम प्रदेश की जनता को, देश की जनता को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को अपना समर्थन दिया। मैं उन सब का बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस देश में नफरत की राजनीति खत्म हो रही है। वही तो कह रहा हूं, नफरत की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती थी, जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। जयंत चौधरी वो जिसके पौत्र हैं वो हमारे आदर्श हैं, चौधरी चरण सिंह, लेकिन वो कलंक है। चौधरी चरण सिंह के विचारों को नहीं लेकर चल रहे। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की ओर से टर्मिनल 3 पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि आज से सभी अंतर्राष्ट्रीय विमान एकीकृत नवीन टर्मिनल 3 से उड़ान भर रहे हैं। इससे पहले सभी घरेलू उड़ानों को टर्मिनल 3 पर स्थानांतरित किया गया था। सफल संचालन के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी टर्मिनल 3 पर स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। सहारनपुर में सरकार और शासन के निर्देशों का हो रहा उल्लंघन, इलाके में हो रही अघोषित बिजली सप्लाई, विधायक ने अब खुद संभाला मोर्चा। मैनपुरी में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कर्ज वालों के रुपए मांगने पर उठाया कदम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। पीलीभीत में बरखेड़ा विधायक एक शिकायतकर्ता के साथ पूर्ति कार्यालय पहुंचे, अधिकारी के मौजूद न होने पर गरमाए विधायक, घंटों फोन मिलाने के बाद भी नहीं हो पाया अधिकारी के साथ संपर्क। फर्रुखाबाद में चौकीदार की हत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। प्रतापगढ़ में आम बिनने के विवाद में नाबालिग को मारी गोली, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार, परिजनों ने घायल अवस्था में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। चंदौली में ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम को पीटा, ट्रैक्टर चालक को भगाने का आरोप। कन्नौज में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, बीजेपी ने वायरल पोस्ट को लेकर किया था थाने का घेराव, गुरसाहिबगंज के दारा सराय का है आरोपी। मथुरा में रेस्टोरेंट पर बड़ा हादसा, 3 लोगों की टैंक में मौत, टैंक में करंट फैलना बताया जा रहा हादसे का कारण। रायबरेली में पुलिस ने चोरी हुए 100 से ज्यादा मोबाइल फोन किए बरामद, मोबाइल चोरों का सुराग निकालने में नाकाम पुलिस, लगभग 15 लाख कीमत के बताए जा रहे मोबाइल। रायबरेली में शराब के नशे में युवकों ने की मारपीट, घटना में मां और बेटे घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।